हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर है ना, हम जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूनिट 1 जो है आपका प्रोसेस इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है आपके पास वो है फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस एंड गोल। इस टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि कौन कौन से 6 स्टेप होते हैं आपके फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस के। तो इसके अंदर 6 जो स्टेप होते हैं ना, वो स्टेप कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आ जाता है रिलेशनशिप देख मैनेज करना, फिर क्लाइंट का डाटा, फिर उसका फाइनेंशियल स्टेटस, प्लान बनाना, प्लान को इम्प्लीमेंट करना और फिर मॉनिटर करना जो भी प्लान आपने बनाया है। तो 6 स्टेप है। सबसे पहला रिलेशनशिप बनाया, रिलेशनशिप बनाने के बाद उस क्लाइंट का डाटा लिया, एनालाइज करा, एनालाइज करने के बाद आपने प्लान बनाया, प्लान को आपने इम्प्लीमेंट करा और इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने उस प्लान को बढ़िया से मॉनिटर करा। स्क्रीन पर बाकी चीज़ें लिखी, आप पढ़ भी सकते हैं, बाकी आप बना के लिखेंगे। मैं आपको पहली क्लास से ही बताता आ रहा हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स बताता हूँ, बाकी बना के आपको पूरा खुद से लिखना होता है। ठीक है, फिर आ जाता है अगला, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल अप्रोच टू फाइनेंशियल प्लानिंग। लाइफ साइकिल अप्रोच क्या होता है? तो लाइफ साइकिल अप्रोच जो होता है ना, इसके अंदर डिवाइड हो जाता है इनटू स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस पे। अर्लियर कैरियर, मिड कैरियर और रिटायरमेंट। सबसे पहला एक्यूमुलेशन, दूसरा कंसोलिडेशन और तीसरा स्पेंडिंग और गिफ्टिंग वाला। मैंने आपको नोट्स में भी बताया था, पहले कुछ ईयर्स, फिर उसके बाद वाले कुछ एजेस और फिर उसके लास्ट वाले कुछ एजेस। जो एक्यूमुलेशन फेज होता है ना अर्ली कैरियर का, इसके अंदर फोकस जो होता है मेन होता है इनकम ग्रोथ के ऊपर, वेल्थ क्रिएशन के ऊपर, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इंश्योरेंस कवरेज के ऊपर। ठीक है, और कंसोलिडेशन फेज जो होता है आपका, कंसोलिडेशन फेज, उसके अंदर खास ध्यान रखा जाता है पीक अर्निंग, जितना बेस्ट अर्निंग हो पाए, डेट रिडक्शन, रिटायरमेंट प्लानिंग, बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है। स्पेंडिंग और गिफ्टिंग फेज जो होता है ना, रिटायरमेंट वाला फेज होता है, इसके अंदर कम रिस्क लिया जाता है, रिलायंस होता है इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर और स्टेट के ऊपर, मतलब जो ज़मीन वगैरह है, और सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर। ठीक है, फिर आ जाता है इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव एंड कंपाउंडिंग। इसके अंदर आपको एनालाइज करने के लिए आएगा डिफरेंस बिटवीन डेप्थ क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। ठीक है, डेप्थ में अंदर रिस्क की अगर आप बात करें तो ये लो टू मॉडरेट होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर, इक्विटी के अंदर हाई रिस्क होता है और म्यूचुअल फंड के अंदर पूरा का पूरा फंड के ऊपर डिपेंड करता है, रिस्क कुछ भी नहीं कह सकते उसके अंदर हम। रिटर्न की बात करें तो डेप्थ के अंदर आपको स्टेबल या फिर लोअर रिटर्न आ रहा होता है, इक्विटी के अंदर वोलेटाइल हायर पोटेंशियल वाला, और म्यूचुअल फंड की अगर आप बात करें तो एसेट एलोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और लिक्विडिटी की बात करें तो डेप्थ के अंदर मॉडरेट होता है, इक्विटी में हाई होता है और म्यूचुअल फंड में भी हाई होता है। ठीक है, और रोल की बात करें तो डेप्थ में आपका कैपिटल प्रोटेक्शन होता है, इनकम, और जो आपका सेकंड इक्विटी है उसके अंदर वेल्थ क्रिएशन हो रहा होता है, और म्यूचुअल फंड के अंदर डाइवर्सिफिकेशन होता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। मतलब ओवरऑल आपको ये रहेगा कि डेप्थ के अंदर लगभग हाँ कम चांस है, लेकिन है चांसेस मिल जाएंगे। इक्विटी के अंदर थोड़े ज़्यादा चांस है लेकिन रिस्क भी बढ़ जाता है। और म्यूचुअल फंड जो होता है पूरा का पूरा अनसर्टेन होता है, एसेट्स के ऊपर, एलोकेशन के ऊपर सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, कुछ भी आप इसमें पहले से प्री प्लानिंग के साथ नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर सारी चीज़ें अनसर्टेन रहती है। फिर आता है हाउ डज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग अफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। किस प्रकार पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होता है ये फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट करता है। तो कंपाउंडिंग का मतलब हो जाता है रिटर्न के ऊपर दोबारा से रिटर्न बनाना। ठीक है, रिटर्न के ऊपर दोबारा से इंटरेस्ट लगा देना। तो अर्ली इंस्ट्रूमेंट ग्रो एक्सपोनेंशियली ओवर टाइम। स्टार्टिंग के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं काफ़ी तेज़ी में बढ़ जाते हैं। और वहीं लॉन्गर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसके अंदर हायर वेल्थ क्रिएशन होता है, क्योंकि इसके अंदर आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स के साथ जो रेट ऑफ रिटर्न आ रहा होता है ना, वो ऐड होकर के फिर उसके ऊपर भी ब्याज चलता रहता है, इसके लिए इसमें इंक्रीमेंट ज़्यादा रहता है। फिर है एक्सप्लेन द रोल ऑफ SIP, SWP एंड STP। SIP, SWP और STP मैंने आपको पहले बताया था, एक में इन्वेस्टमेंट होता है, एक में विड्रॉल होता है और एक में ट्रांसफ़र होता है। इसके विषय में आप बढ़िया से बता सकते हैं, सामने आपको लिखा हुआ दिख गया होगा, बाकी मैंने फुल फॉर्म बताई थी तो आप उसके बेस पे बना के भी लिख सकते हैं। फिर आता है इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। इसके अंदर आपके आ जाते हैं क्या क्या क्लॉजेज होते हैं चेक करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के। तो कोई बीमारी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है पेमेंट वगैरह में, रूम रेंट किस प्रकार से आप चेक करें। लाइक आप जब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं ना तो उसमें आपसे पूछा जाता है, मतलब जब सेलेक्ट करते हैं तो उसमें ऑप्शन मिल जाता है आपको कि किस प्रकार का रूम चाहिए एट द टाइम ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब जब भी कभी आपको मतलब कि इलाज वगैरह की जरूरत पड़े तो किस प्रकार का रूम वगैरह चाहिए, तो वो चीज़ें देखी जाती है। और फिर क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है और कौन सी लिमिट में रखनी है ये। लाइक मेडिकल के अंदर में भी है ना, होता है कि
डॉक्टर के रूल का खर्चा आपके हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम होगा कि नहीं होगा, एक्सेसरीज का खर्चा, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है जब आप इंश्योरेंस लेते हैं। तब ये सारे प्राइमरी कुछ होता है। मेन इसके अंदर ये हो जाता है कि कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है और पेमेंट वगैरह कैसा है, रूम और एक्सक्लूजन, ये 4 नाम याद रखिएगा। इसके ऊपर आप बना करके पैराग्राफ में लिखेंगे, पूरे नंबर आपके आ जाएंगे। हाउ डू यू एसेस द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस यूजिंग ह्यूमन लाइफ वैल्यू। किस प्रकार से आप एसेस करते हैं, मतलब पता लगाते हैं द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस जिसके अंदर आप ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर हम एनुअल इनकम देखते हैं, पर्सनल एक्सपेंस देखा जाता है, एस्टिमेट रिमेनिंग वर्किंग ईयर देखा जाता है और गोल देखा जाता है कि इंश्योर फैमिली इनकम कंटिन्यूटी इंश्योर्ड डेथ। सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही ह्यूमन लाइफ वैल्यू लगाई जाती है और इस हिसाब से पहले फिक्स हो जाता है ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर में भी अब तो। ठीक है, आगे आ जाता है आपके पास क्रेडिट, रिटायरमेंट एंड फाइनेंशियल टूल। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है, व्हाट आर द 5 C's, ये मैंने ऊपर ही बताया था। कैरेक्टर कैसा है, कैपेसिटी कितनी है, कैपिटल कितना है उसके पास, कोलेटरल में क्या दे रहा है और कंडीशन क्या है। ये 5 C आपको याद रखने, कौन कौन से, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेटरल और कंडीशन। कैरेक्टर, कैसी हिस्ट्री रही है, कैसा सिबिल स्कोर रहा है, कैपेसिटी, रिपेमेंट की एबिलिटी है भी या नहीं है, कैपिटल, उसके पास खुद भी कुछ था या नहीं था, कोलेटरल, कुछ आपको क्या ऑफर कर रहा है सिक्योरिटी के रूप में, और कंडीशन, इकोनॉमिक और लोन की क्या क्या शर्तें रखी गई हैं, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, फिर वो चीज़ें आपको साथ में लेके चलना है। डिस्कस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और EMI टेन्योर और इंटरेस्ट पेड की बात करें तो लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप जाते हैं तो लॉन्गर टेन्योर के अंदर आपकी EMI कम हो जाती है लेकिन आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। लेकिन वहीं अगर आप शॉर्टर में जाते हैं, शॉर्टर टेन्योर में, तो इनके अंदर EMI तो ज़्यादा होती है लेकिन इंटरेस्ट आपका यहाँ पे कम रहता है। व्हाट आर द रिवर्स मॉर्टेज, रिवर्स मॉर्टेज एक ऐसा तरीका होता है जो है ना मोस्टली सीनियर सिटीजन के द्वारा इस्तेमाल में जाता है। इसके अंदर क्या होता है, 60 साल के अधिक के बंदे इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें अपनी प्रॉपर्टी लगा देते हैं और पैसा ले लेते हैं। प्रॉपर्टी जब तक बंदा जिंदा है तब तक वो बंदे की प्रॉपर्टी है। अच्छा, फिर बैंक को क्या मिला, बैंक है ना जब बंदा मर जाएगा तो मरने के बाद उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेल करेगा और बेच बाच के अपना पैसा निकाल लेगा। दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नोन एज रिवर्स मॉर्टगेज सिस्टम। ठीक है, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट, क्या बेस्ट प्रैक्टिस हो सकते हैं क्रेडिट कार्ड के मैनेजमेंट के लिए। हमेशा 30% से कम यूज़ करना है, जब भी पे करना है तो टोटल ड्यू पे करना है, कभी मिनिमम ड्यू पे नहीं करना है, और यूज़ करना है इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड एफिशिएंटली। मतलब कि जो 45 दिन का पीरियड होता है ना अप्रोक्स, उसी के अंदर आपको पेमेंट वेमेंट कर देनी है, ज़्यादा साइकिल को ऊपर नीचे नहीं करना है, तो आपका क्रेडिट कार्ड बढ़िया मैनेज रहेगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। फिर टॉपिक आ जाता है रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो किस प्रकार से इन्फ्लेशन और इंडेक्सेशन जो होता है इम्पैक्ट करता है रिटायरमेंट प्लानिंग को। तो इन्फ्लेशन की वजह से है ना परचेजिंग पावर जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। रिटायरमेंट प्लानिंग में अंदर हम मोस्टली फोकस करते हैं रियल रिटर्न के ऊपर, और इंडेक्सेशन की अगर आप बात करें तो इसके अंदर एडजस्ट किया जाता है एसेट कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, रिड्यूस टेक लाइबिलिटी एंड प्रिजर्विंग रियल वैल्यू। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये होता है इन्फ्लेशन, इंडेक्सेशन, इम्पैक्ट। इन्फ्लेशन की वजह से रिड्यूसिंग हो जाती है वो, और रिटायरमेंट के अंदर रियल रिटर्न पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इंडेक्सेशन के अंदर भी कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन वगैरह भी एडजस्ट करना पड़ता है। फिर आ जाता है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट बेनिफिट एंड डेफिनेट कंट्रीब्यूशन प्लान। डायरेक्ट बेनिफिट में क्या होता था, फिक्स्ड पेंशन पे आउट होता था और कंफर्म था मिलना ही मिलना, लेकिन डेफिनेट के अंदर है ना इसके अंदर कंट्रीब्यूशन होता है। डायरेक्ट वाले में बिना कंट्रीब्यूशन के भी मिल जाता था, कुछ अमाउंट कटता था लेकिन उसमें भी, लेकिन उतना नहीं कटता जितना आप कटने लग गया। कंट्रीब्यूशन में अब ज़्यादा कटता है और मिलता है एट द एंड उन्हीं का एक्यूमुलेटेड सम विद लिटिल बिट इंटरेस्ट, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ज़्यादा बेटर माना जाता था, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया क्योंकि थोड़ा हमारे देश के अंदर ऊपर नीचे कहानी चलती रहती है। ठीक है, फिर आता है फाइनेंशियल टूल के बारे में। तो स्प्रेडशीट के टूल्स आपको याद रखने हैं। जब आपको कैलकुलेट करना होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट तो आप इस सिंटेक्स में लगाते हैं FV ब्रैकेट में रेट, NPR, PMT, PV टाइप। ये आपको टाइप करना होगा, ये लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कम चांस भी है और ज़्यादा चांस भी। अगर कंफ्यूज करना हो तो मे बी आपको दे दे 7th सेमेस्टर में, बाकी नीडेड नहीं है। आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, अदरवाइज इसको मैं तो कहता हूँ स्किप कर दो, कोई खास वो भी नहीं लग रहा मेरे को देखने में। ठीक है, और 7th सेमेस्टर का मे बी आपका आखिरी पेपर है। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए। 8th सेमेस्टर में मिलना है हमारे को दोबारा से।
और कोई भी समस्या परेशानी आ रही हो तो कमेंट सेक्शन जरूर करते रहिएगा, चैनल हमेशा एक्टिव रहेगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्ट्स वगैरह में 7 सेमेस्टर में उसको कोई समस्या आ रही है तो उसको भी आप ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। आर्ट्स की भी स्टडीज़ में भी जल्द स्टार्ट हो जाएगी, आप लोग के पेपर हो ही गए हैं। और 8 सेमेस्टर में आपको गारंटी देता हूँ कि हाँ वीडियोस रेगुलरली आपको क्या एडवांस में मिल जाया करेंगी और टाइमली काम चलेगा। 7 सेमेस्टर में थोड़ा मैं बिज़ी था, इस वजह से मैं कर नहीं पा रहा था, और थोड़ा आप लोग को मैं पहले सॉरी कहते चल रहा हूँ कि हाँ मैं थोड़ा लेट वीडियो डालता हूँ ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न, मेरे एक्चुअली कुछ इश्यूज़ हैं उसकी वजह से। बट हाँ जल्द से जल्द मैं इन सभी समस्याओं को सॉल्व कर दूंगा। प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं हम अगले साल, क्योंकि इस सेमेस्टर में तो आपका जो एग्ज़ाम हो ही गया डन। दिसंबर एग्ज़ाम ख़त्म ही है, जनवरी के बाद जो आपका मई जून में आपका 8 सेमेस्टर होगा। 8 सेमेस्टर में फिर मिलते हैं इसी चैनल पर और इसी साथ बढ़िया से हम पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद, चैनल के साथ जुड़े रहें। कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।